जहाँ पर हमारा एमसी उसे देखकर मन में सोचता है, अगर अब इसके चेहरे को ध्यान से देखूं तो इसके ये चमकीले लाल बाल जिन्हें डेथ फ्लैग हेयर के नाम से जाना जाता है और उनके साथ ये ग्रीन आईज, यह तो लेजेंड ऑफ हीरोज की ऑफिशियल प्रीस्ट क्लास की कैरेक्टर है। तभी आर्कमेज भी वहां पर उसके पीछे दौड़ती हुई आती है और कहती है, इंक्विस्टर, इतना रेकलेसली तौर पर दौड़ना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो सबसे पहले आपको अपने शब्दों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरी पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार वे क्या सोचेंगे आपके शब्दों से। जहाँ पर हमारा एमसीबी आर्कमेज को देखते हुए मन में सोचता है, इसे भी देखने पर यह भी सेम है, एक लंबी और लाइन जैसी अपीरियंस वाली एक मेज। यह ऑफिशियल अपीयरेंस है मेज कैरेक्टर की। ओरिजिनल गेम में मुझे नहीं लगता कि वहां पर मेन प्लेयर के अलावा कोई और कैरेक्टर भी अपीयर हुआ हो, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए स्टोरी अलग थी। यह देखते हुए कि ये काफी लंबे टाइम से मेरे साथ इन्वॉल्व होने की ट्राई कर रही हैं, क्या एनपीसी के साथ पार्टी बनाना मैंडेटरी है? हाँ, मैं किसी एनपीसी के साथ पार्टी बनाना नहीं चाहता, मेरे पास उस तरीके का कोई रोल प्लेइंग कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम की डिग्री काफी हाई है, तो शायद ऐसा ना हो कि यहाँ पर एनपीसी के साथ कोई भी पार्टी बनाना जरूरी हो। चलो थोड़ा और जायजा लेकर देखता हूँ क्या ये कैसा एक्ट करते हैं। जहाँ पर हमारा एमसी उनसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता आखिरकार सेटअप का क्या मतलब होता है? या फिर एक डीमन स्पोन के शब्द नोवल प्रीस्ट के कानों के अंदर आते भी नहीं। जहाँ पर वह लड़की भी कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है मैं माफी मांगना चाहती हूँ। जहाँ पर वह हिम्मत करते हुए घुटनों के बल आ जाती है और कहती है, मैंने आपकी जितनी भी इंसल्ट की है उसके लिए तो मुझे मार देना चाहिए, इसे शब्दों के साथ सुलझाया नहीं जा सकता। अगर मेरी माफी आपके लिए काफी नहीं है तो आप मेरे सिर को काट सकते हो। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी शांत खड़ा रह जाता है और वहाँ के पूरे ही माहौल में अलग ही शांति छा जाती है। एमसी मन में सिर्फ एक ही बात सोचता है, क्या ये लड़की पागल है? एक्सक्यूज मी, मैं तो सिर्फ सोलो प्ले करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कोई खून की प्यासी मर्डर मशीन नहीं हूँ। आखिरकार ये लड़की इतना अजीब तरीके से क्यों सोचती है? जहाँ पर वह मेज की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, आखिर ये चीजें इसे किसने सिखाई होंगी? क्या नहीं, क्या ये तुम हो आर्कमेज? आर्कमेज भी उसे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। जिसे देखकर एमसी मन में सोचता है, इसने भी अब ऐसा चेहरा बना रखा है जैसे कि कह रही हो कि अब मैं भी क्या करूं? कम से कम अभी तो तुम्हें उसे रोकने का ट्राई करना चाहिए ना। अगर मैंने इसे माफ भी कर दिया तो मेरा कैरेक्टर टूट जाएगा, क्योंकि मेरा कैरेक्टर काफी ज्यादा रूड और सीरियस है जो कि ऐसी गलती को माफ नहीं करता। लेकिन आर्कमेज तो और भी ज्यादा डर जाती है जब वह देखती है हमारे एमसी के ऐसे सीरियस फेस को और लड़की के सामने आते हुए कहती है, प्लीज थोड़ी दया दिखाओ। इंक्विस्टर ने हाल ही में टेम्पल को छोड़ा है तो उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह बाहर की दुनिया के बारे में भी काफी ज्यादा ही कम जानती है। यह सारी मेरी गलती है जो कि मैंने उसे उस टाइम पर नहीं रोका था। प्लीज इस ओल्ड वुमेन को पनिश करो, इसे छोड़ दो। लड़की चिल्लाते हुए कहती है, नहीं आर्केज, ये मेरी गलती है, आप ऐसा मत करो। मुझे पता है मेरे पास ऐसा कहने का कोई भी राइट नहीं है। लड़की भी कहती है, नहीं, ये मेरे सारे अनजाने पने के कारण हुआ है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए। एमसी मन में सोचता है, यहाँ की पूरी सिचुएशन एकदम होपलेस है, मुझे कुछ तो करना होगा। चाहे ये कोई एनपीसी क्यों ना हो, फिर भी ये ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलो अब सिचुएशन को जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। ऐसा कहकर वह अपने बैग को ओपन करने लगता है। वहां से एक स्वॉर्ड निकालते हुए उनसे कहता है, मैंने डेफिनेटली तुम्हें एक चांस दिया था, फिर भी तुमने पनिशमेंट को चुना। अब इस टाइम तक तो उसके भी पसीने छूटने लगे होते हैं। जहाँ पर अगले ही पल हमारा एम से उसके बालों को पकड़कर करता है अपना स्वॉर्ड अटैक। आर्कमेज को भी लगता है कि अब तो काम तमाम। जहाँ पर वह काफी जोरों से कांप रही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वह अपनी आंखों को खोलकर देखती है, एम से उसके एकदम सामने खड़ा होता है और उसके सामने पड़े होते हैं उसके कटे हुए बाल। वह खुद चौंक जाती है कि वह मरी नहीं और फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए काफी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्यों? जहाँ पर एमसी मन में सोचता है, क्यों, इससे क्या मतलब है? मैं तो एक रोल प्लेइंग कैरेक्टर हूँ ना, जिसने तुम्हारी लाइफ को जिंदा छोड़ दिया है, वो भी बिना अपने कैरेक्टर को तोड़े। हालांकि मेरी बड़ी बहन भी इसी की एज की होनी चाहिए। तभी आर्कमेज भी आकर प्रीस्ट को संभालती है। वह लड़की भी कहती है, क्या वह इस सारे मामले को इस तरीके से छोड़ रहा है? एमसी भी पलटते हुए कहता है, एक बार अच्छी तरीके से अपने बालों की तरफ देखो और अपने मुंह का अब से ध्यान रखना। और मन में सोचता है, मैंने इसके डेथ फ्लैग हेयर को भी काट दिया है तो अब से अपनी लाइफ की इसे वैल्यू करनी चाहिए। जहाँ पर आगे कहता है, क्योंकि अगली बार यहाँ पर तुम्हारा सिर होगा जो कि नीचे गिरेगा। वहाँ पर तो वह लड़की चौंकी हुई होती है और आर्कमेज उसे संभाल रही होती है। एमसी भी मन में सोचता है, यह लड़की तो अभी भी नहीं समझी, मैंने इसके लाल बालों से इसका छुटकारा दिला दिया है तो अभी से लंबी जिंदगी जीनी चाहिए।
अगर अब इन्हें मैं पीछे भी छोड़ दूं तो ये गॉड टायर के एनपीसी मुझे जरूर से ही पीछा करेंगे। मैं वेट नहीं कर सकता आखिरकार अगला इवेंट क्या होने वाला है। जहाँ पर रियलिटी में वह एकदम शांति से वहां से जा रहा होता है अकेला, जिसे जाता हुआ देखकर वह लड़की भी कहती है, आर्कमिज आर्कमिज आपने कहा था कि उस पर्सन की बॉडी नहीं, उस जेंटलमैन की बॉडी पर एक डीमन का कब्जा है। आर्कमिज भी कहती है हाँ। जहाँ पर वह लड़की आगे कहती है तो जरूर से ही उस डीमन की वजह से उसने काफी जोर दर्द सहा होगा। इतनी खतरनाक पावर पाने के लिए उसने इतनी नफरत सही है जिसे तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। मैंने उससे इतनी नफरत की फिर भी वह मुझे इस तरीके से छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि उसके पास पावर थी मुझे मारने की। आर्कमेज भी कहती है इसे ही तो दया कहा जाता है इंक्विस्टर। वह इतना मानसिक रूप से दृढ़ पर्सन है जिसने डीमन पर भी विजय पा ली है और उसे भी अपनी बॉडी में सप्रेस कर रखा है। लड़की भी कहती है हाँ ये उसके दिल की पावर है। मेरे पास अभी भी एक काफी लंबा रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। आर्कमेज भी कहती है हाँ इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर कहती है कि मुझे कुछ रियलाइज हुआ है कि वह हमारी जर्नी के लिए एकदम जरूरी है। अब भाई इसकी कौन सी जर्नी होने वाली है वो तो आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। और इसकी आंखों में हमारे एमसी के लिए एडमायरेशन साफ साफ देख सकते हैं। बेचारी आर्कमेज भी इस पर क्या ही कहे, वो भी उसी की तरह हमारे एमसी को एडमायर करने लगती है और चांद की तरफ देखते हुए हेवन को याद करती है। और लास्ट में हमें एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है 2 दिन में फुल डाइव यूनिट एंड हो जाएगी। मतलब कि रियलिटी के 2 दिनों में उसके गेम की जो डाइव यूनिट है वह खत्म हो जाएगी। हाँ कुछ ऐसा ही। फिर बेसिकली हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है क्योंकि पिछली रात को उस इन में काफी बड़ा पंगा हो चुका था जिस वजह से हमारा एमसी उस इन में तो रुका नहीं होता तो दूसरे इन में आ जाता है रहने के लिए, जहाँ पर हो चुका होता है खाना खाने का टाइम, जहाँ पर फोर्क का यूज करके उस खाने को वह खाने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन हमारे एमसी को कहाँ कोई अच्छे से सोने देता है और खाना खाने देता है। वह सामने देखता है वहां पर होती है वही अनोइंग लड़की जो कि अब मुझे थोड़ी क्यूट लगने लगी है और उसके साथ उसकी आर्कमेज भी। जहाँ तो हमारा एमसी ख्यालों में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह कहता है कि आखिरकार तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई, मुझे तो लगा था कि तुमने ही मुझे छुट्टी दे दी है 1 दिन के लिए क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। कितना ज्यादा स्वीट है। एमसी का कैरेक्टर भी कहता है क्या मेरी बची हुई है एक आंख, क्योंकि भाई दूसरी तो फूटी हुई है, मुझे धोखा दे रही है या फिर तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं। और मन में एमसी सोचता है क्या मुझे इस टेबल को दूर फेंक देना चाहिए या इसे तोड़ देना चाहिए। वैसे मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता क्योंकि आखिरकार मेरी सोल एक कोरियन है। आर्कमेज भी उसे शांत करती है, कहती है कि एक बार कम से कम हमारी बात को तो सुन लो, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन हमारा एमसी का जो गुस्सा हो जाता है। वह कहता है यहाँ पर सुनने के लिए और कुछ नहीं है, तुम्हारे चेहरे को देखने से ही मेरा काफी बड़ा नुकसान हो गया है। वह बेचारी लड़की भी कुछ कहने का ट्राई करती है, कहती है मैं और जोर से चलाते हुए कहती है कि मैं तुमसे उदारता के साथ कुछ सीखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कुछ सिखाओ। और इस बात को कहने में भाई साहब उसका चेहरा तो स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो चुका होता है और हमारा एमसी एकदम शांत, क्योंकि भाई क्या ही कह दिया उसने। जहाँ पर पहले कुछ टाइम पहले वह इसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी और अब वह कह रही है कि मुझे कुछ सिखाओ। बेचारा एमसी भी मन में ना जाने कैसे कैसे कैलकुलेशन करने लगता है। वह सोचता है क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्या इस सिनेरियो को रिजेक्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। लड़की भी कहती है दूसरों पर परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना, यही तो हमें अपनाना चाहिए। और एरोगेंटनेस और दूसरों पर गुस्सा करना, इसे हमें त्याग देना चाहिए। लेकिन मैं तो यह भी नहीं कर पाई। लेकिन तुम अलग हो, तुमने मुझे बार बार माफ किया है और यह तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहा होगा। और एक एंजल की तरह कहती है कि भाई मैंने एक ऐसा रास्ता देख लिया है जिस पर मुझे तुम्हारे साथ चलना है। मुझे पता है कि मैं अब तक काफी ज्यादा रूड रही हूँ, फिर भी जिसके ऐसे रिएक्शंस को देखकर तो हमारा एमसी शांत रह जाता है। मन में सोचता है ओ डियर, यह तो जेवियर की तरह है, काफी ज्यादा ही क्यूट। और मनी मन काफी स्माइल भी कर रहा होता है। वह हमें बताता है कि ऐसे तरह के कैरेक्टर्स के लिए मेरा हमेशा से एक वीक स्पॉट रहा है। ये काफी ज्यादा हॉनेस्ट है, सोशली अवेकवर्ड है, माफी भी मांग ली है और इसकी सेंस ऑफ जस्टिस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और पुरानी बातों को भी सोचूं तो प्रीस्ट कास्ट के कैरेक्टर मेरे काफी पसंदीदा रहे हैं। और अपने आप को इमेजिन करने लगता है उस लड़की के साथ जहाँ पर वह उसे सहला रहा है, उसे क्यूट बोल रहा है, उसे काफी लाड़ लड़ा रहा है। लेकिन रियल कैरेक्टर में तो वह अभी भी एकदम शांति से उन्हें देख रहा होता है। जहाँ पर रियलिटी में भी बंदे के मुंह से स्माइल निकलने ही वाली होती है कि वह सोचता है कि मुझे अपने कैरेक्टर को नहीं तोड़ना है, मुझे इसे एंड्योर करना होगा। वो और क्यूटनेस बिखेरती है। वह कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैं फिर से रूड हूँ। और ये बात तो हमारे एमसी के सीधा दिल पर लगी होती है और भाई क्यूटनेस का लेवल भी हाई हो चुका होता है। लेकिन भाई एमसी कैरेक्टर को कैसे ही तोड़ सकता है, जो कि कहता है अगर तुम्हारा गोल मेरे मूड को बिगाड़ना है तो भाई यह तुम्हारा काफी इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट था। और यह भी देखने में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है कि कोई सुसाइड करने के लिए मेरे पास आया है। आर्कमेज भी उसे समझाती है। वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है,
हमें सुन तो लो। लेकिन भाई कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही है, वह कहता है यहाँ पर सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने ब्लेड को ऑफर कर सकता हूँ। तभी आर्कमेज भी एक ऐसा नाम लेती है जो कि इस मांगा की स्टोरी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला है। वह कहती है तुम तब भी हमारे ऊपर अपनी सोर्ड को चलाओगे जब मैं कहूँ कि तुम डीमन किंग शैतान को मार सकते हो। अब इस बात को सुनकर हमारे एमसीयू को भी कहीं ना कहीं तो लगता है कि यह किसी क्वेस्ट से संबंधित हो सकता है, जिस वजह से वह थोड़ा रुकता है और कहता है क्या आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उन दोनों को भी बेचारियों को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। उन दोनों के मन में सेम थॉट होता है। वे इकलौती आंखें जो कि उन्हें ऐसे किलिंग इंटेंट के साथ देख रही हैं जैसा कि किलिंग इंटेंट उन्होंने कभी फेस नहीं किया। और उन दोनों को भी पता है कि यह बंदा डीमन से कितना हेट करता है। अब क्योंकि उन्होंने जब सैटर्न की बात यानी कि डीमन किंग की बात कर दी है, अब अगर इसमें उन्होंने किसी भी सच को छुपाया तो अगले ही पल हमारी एमसी की ब्लेड उन्हें काट के रख सकती है। फिर भी हमारी इंक्विजिटर बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, क्योंकि आखिरकार उसकी ये लाइफ भी महान काम करने के लिए है। और अगर अब भी वह हमारे एमसी से कुछ झूठ बोलती है तो उसके लिए सबसे अच्छी पनिशमेंट तो उसका मरना ही होगा। मनी मन एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि इतनी जल्दी डीमन किंग शैतान की वह जानकारी यहाँ पर आने भी लगी। आज का यह प्लॉट तो सच में पीक है। हमारी आर्क मेज काफी लंबे टाइम से उस लड़की को इंक्विजिटर कह रही थी। इंक्विजिटर का मतलब अब बताया जाता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि मैटर्स को देखते हैं और उन्हें जज करते हैं। हालांकि ओरिजिनल गेम में थर्ड एडवांसमेंट के प्रीस्ट को ही इंक्विजिटर कहा जाता था और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि टेंपल से बाहर जाकर टेंपल के ही कामों को करते हैं। आर्कमेज भी हमारे एमसी को समझाती है कि हालांकि यह लड़की अभी भी काफी ज्यादा जवान है इंक्विजिटर होने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा कारण था जिस वजह से उसे टेंपल से बाहर आना पड़ा और वह कारण था रेवलेशन। रेवलेशन भाई ये एक ऐसी चीज होती है जो कि सिर्फ मेन कैरेक्टर के यानी कि हीरो को ही मिलती है। और जैसा कि इस स्टोरी में बताया जा रहा है, यह लड़की आगे चलकर इस मैनवा की मेन कैरेक्टर बनने मतलब हीरो बनने वाली है। वह लड़की भी बताती है हालांकि मैं अनवर्दी हूँ फिर भी मुझे एक मैसेज डिलीवर किया गया कि मुझे आगे चलकर डीमन किंग सैटर्न को हराना है, यही मेरे भाग में लिखा हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि इसे मैं अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे अपने कंपेनियंस को ढूंढना होगा। जिसमें सबसे पहला कंपेनियन जो मैंने ढूंढा वो तो आर्कमेज थी और जो बाकी हैं उनकी खोज जारी है। हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। हमें पता था कि तुम इससे काफ़ी ज़्यादा ही दुखी होगे, गुस्सा होगे, फिर भी यही वे कारण था जिस वजह से हम यहाँ पर आए। जहाँ पर लड़की भी कहती है आर्कमेज आपने नहीं कहा था कि यहाँ पर चीजें सब सही चलेंगी। आर्कमेज भी अपने मुंह को छुपाने लगती है। एमसी का कैरेक्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन एमसी तो मन में ही सोच रहा होता है क्या इसे ट्रिक करके यहाँ पर लाया गया था, सच में कितनी क्यूट है एक डम्पलिंग की तरह। लेकिन तभी वह रियलाइज करता है और कहता है वेट आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि रेवलेशन तो प्लेयर को मिलनी चाहिए ना, वही तो बनेगा इस गेम का हीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे गेम की स्टोरी एक प्रीस्ट के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है क्योंकि यह एक रीमेक वर्जन है इस वजह से। आर्कमेज भी कहती है तो क्या डीमन किंग सैटर्न को मारने के लिए क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। जिसकी बात को सुनकर हमारे एमसी शांत हो जाता है और साथ ही साथ उसके लिए आ जाता है एक सिस्टम विंडो में एक मिशन जिसमें बताया जाता है कि डीमन किंग को खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ। बेसिकली कह रहा है कि डीमन किंग के मिशन को लेना ही पड़ेगा, मेन क्वेस्ट है ये तो। जिसे देखकर तो हमारे एमसी भी सोच में पड़ जाता है क्या एक मेन क्वेस्ट। आर्कमेज भी बताती है कि मैंने काफी सारी जानकारी की है जिससे मुझे पता चला है कि तुम काफी फेमस मर्सनरी हो जो कि डीमंस को मारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हो। अगर तुम डीमन किंग सैटर्न को मार दोगे तो क्या यहाँ के सारे ही डीमंस वापस नहीं चले जाएंगे, रिट्रीट कर लेंगे, जाहिर सी बात है। एमसी भी कहता है ट्रैवल मिल चुका है तो यह लड़की तो हीरो ही होनी चाहिए, क्या यह कोई झूठ तो नहीं। आर्कमेज भी समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम तुमको प्रूफ देंगे और तुम्हें टेंपल तक ले जाएंगे। और भाई अगर हम इसे कहीं भी ले जाएं हर टेंपल यही कहेगा कि यही हीरो है। जिनकी बातों को सुनकर हमारा एमसी भी अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लेता है और शांत हो जाता है। वह भी सोचने लगता है करूं तो करूं क्या। एमसी का कैरेक्टर भी कहता है वे शब्द तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सच बताना। अब भाई जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे एमसी के सिस्टम ने भी इन दोनों को हमारा एमसी का एक कंपेनियन डिटेक्ट कर लिया है। जहां पर मेन क्वेस्ट में उसके पास 2 मिशन थे, जिसमें पहला था कि सब्जुकेशन स्क्वाड को ज्वाइन करना है जो कि उसने कर ही लिया है, और दूसरा था आर्कमेज के साथ बात करना जो भी कर ली है। अगला ही सीन हम एक कैरेज का देखते हैं जहाँ पर क्लर्क और कौन को भी देखते हैं जो कि शायद से हमारे एमसी को अलविदा कहने के लिए आए हैं, क्योंकि एमसी उन्हीं के साथ उसी के कैरेज में बैठकर जा रहा है और बताता भी है कि इस टीम को ज्वाइन करने के साथ मुझे यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ पर थोड़े और क्वेस्ट भी आए थे जैसे कि इन कीपर जो कि कह रहा था कि मुझे एक और चांस दो हमारी इन में आकर को, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को बनाए रखना चाहता था जिस वजह से मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने तो अपने सिर्फ इस मेन क्वेस्ट पर फोकस किया। हालांकि
क्यों यह मुझे तब से घूरे ही जा रही है। एमसी को भी समझ में नहीं आता जब से इसने कहा कि वह इनकी स्क्वाड को ज्वाइन करने वाला है, तब से ही हमारी इस लड़की का बिहेवियर ही बदल जाता है। जहाँ पर वह लड़की हमारे एमसी को अपनी चौड़ी चौड़ी हरी हरी आंखों से घूर ही जा रही होती है, वो भी काफ़ी सारी एडमायरेशन के साथ। एमसी को भी समझ नहीं आता, इसने तो सिर्फ उसे हार्श वर्ड कहे थे और कुछ उसकी बेइज्जती की थी। उसे भी लगता है कि अगर यहाँ पर कोई एफिनिटी सिस्टम होता तो वह बॉटम में होता। एफिनिटी सिस्टम मतलब किसी के प्रति लगाव दिखाने वाला सिस्टम में भी उसे अकम्पनी करने के फायदे बताए जाते हैं। तुम एक स्पेसिफिक एनपीसी को कंपेनियन के तौर पर ले सकते हो, अपनी कंपेनियन की लोकेशन को पता लगा सकते हो, उनकी एफिनिटी के आधार पर तुम उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, और जितनी एफिनिटी उनके अंदर तुम्हारे लिए रहेगी उसी हिसाब से उनके अंदर का एटीट्यूड भी तुम्हारे लिए बदलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि बता सके कि आखिरकार उनके अंदर तुम्हारे लिए कितनी एफिनिटी है। इस विंडो को देखकर तो एमसी भी सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आखिरकार मैंने इन्हें कब अपना कंपेनियन बना लिया। जहाँ पर एमसी ने लास्ट टाइम पर उन दोनों लड़कियों से कहा भी था कि तुम मुझे यह एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें एक कॉमरेड की तरह देखूंगा, और कुछ इसी तरीके की बातें भी कही थी। लेकिन हमारे एमसी को कहीं ना कहीं यह अंदाजा जरूर होता है कि इस लड़की की एफिनिटी उसके लिए काफी हाई है, जिसका अंदाजा लगाते हुए वह कहता है यहाँ पर शायद से कोई और कारण हो सकता है जिस वजह से इसकी एफिनिटी मेरे लिए काफी हाई है। जहाँ पर मन ही मन वह उसे एक क्यूट से डंपलिंग के साथ कंपेयर कर रहा होता है और सोचता यह है कि यह तो एक किमची डंपलिंग के तरह ही काफी ज्यादा क्यूट है। और अब जब उसने अपने बालों को भी काट लिया है तो यह और ज्यादा डंपलिंग जैसी लग रही है और अपनी आंखों से मुझे घूर रही है। कितना स्ट्रॉन्ग और एंडलेस पर्सोना है इसका। मुझे तो शुरुआत से ही ऐसा फील हो रहा है कि यह एक बच्चा है जो कि मेरे दिल से जन्मा है। सच में भाई इस पैनल में मुझे ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जहाँ पर आर्कमिज भी कहती है तुम जैसे कि हमें रेवलेशन कहाँ मिली थी, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कुछ चीजों के बारे में आप कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। एमसी वन में सोचता है भाई मुझे क्या पता, मैं तो एक गेम का कैरेक्टर हूँ, मुझे क्या पता है इनके बारे में। आखिरकार तुम ही तो एनपीसी हो जो कि मुझे अपनी एरिया में ले जाओगे जहाँ पर अगला कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे एमसी का कैरेक्टर कहता है अगर रेवलेशन वाली बात एकदम झूठ हुई तो तुम्हें मैं अगले ही पल 2 टुकड़े में काट दूंगा, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी जाओ और कुछ भी करो। अगर तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर होगा तो तुम मुझे बता दोगे कि आखिरकार कौन सी चीज़ मुझे करनी है और कौन सी नहीं। मीच भी कहती है कि आपकी बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे आप हम पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और वे फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर वह हमारे एमसी को बताती है कि आखिरकार वे कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। वह बताती है कि हमें एक टेम्पल से एक रिक्वेस्ट मिली है जिसमें हमें एक मॉन्स्टर को मारना है जो कि हमारे विलेज में आकर काफ़ी तगड़ी तबाही मचा रहा है। हम इस डीमन वाली रिक्वेस्ट को एक अलग तरीके से पूरा करेंगे, सब्जुगेशन स्क्वाड की तरह पूरा नहीं करेंगे, मतलब उसकी तरह अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे। और जो हमारे भगवान को सर्व करते हैं हमारी ड्यूटी है उन सभी की मदद करना। एमसी भी कहता है मुझे परिस्थितियों के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि वह किस तरीके का डीमन है और उनकी संख्या कितनी है। वह लड़की भी बताती है कि हमें तो सिर्फ मैसेज मिला है, हमें नहीं बताया गया है कि कैसा डीमन है, कितनी संख्या है, हमें वहाँ टेम्पल में जाकर इन सारी बातों के बारे में जानना होगा। एमसी भी बताता है सच में अधूरी जानकारी को रखती हो तुम तो। जहाँ पर एक मिशन भी जाता है उस बताया जाता है कि ये विलेज में एक बुराई छुपी हुई है, तुम्हें जाकर वहाँ पर बिशप से मिलना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है। एमसी भी कहता है कि यह तो मेन क्वेस्ट से नहीं है ना, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर यह चीज मेरी गेम में प्रोग्रेस कराती है तो यह मेरे लिए काफी अच्छा है, मुझे इसे करना चाहिए। और वैसे भी रियल टाइम में मेरे पास सिर्फ 1.5 दिन का फुल डाइव बचा हुआ है, और जिस तरीके से ये कैरेज मूव कर रही है देखने से ऐसा लगता है कि मेरा काफ़ी सारा टाइम यहीं पर वेस्ट होने वाला है। तो अब क्या करूं भाई, सो ही लेता हूं। और वैसे भी जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो ये दोनों मुझे जगह ही देंगी ना। जहाँ पर वह लड़की हमारे एमसी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेस के साथ देख रही होती है, और हमें पिछली रात की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पर वह किसी से प्रार्थना कर रही होती है, गॉड से प्रार्थना कर रही होती है। जहाँ पर आर्कमेज उसके रूम के बाहर आई होती है, वह उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वह भी कह देती है कि हाँ हाँ आर्कमेज आप अंदर आ जाइए। आर्कमेज भी अंदर आते हुए कहती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। क्या आपको आपके शब्दों का मतलब भी पता था जो कि आपने अभी अभी उस लड़के से कहे थे? आपने उससे कहा था कि वह तुम्हारी जान ले सकता है, इसका क्या मतलब हुआ? अब यह मत कहना कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी पर इस दुनिया का कितना बड़ा भार रखा हुआ है। अगर उसने दया नहीं दिखाई होती तो वह लड़की भी एकदम सही स्वभाव की होती है। वह भी कहती है हाँ आप एकदम सही हो, मैंने उस टाइम पर वे चीजें काफी ज्यादा गुस्से में और इनरेस्पॉन्सिबल होकर कही थी। हालांकि आर्कमेज क्या मैं उस टाइम पर एक इनोसेंट पर्सन को मारने वाली नहीं थी? जस्टिस हमेशा जस्टिस वायलेंस को ही रेफर करता है,
तो इसे हमें पूरी गंभीरता और परिणामों के साथ ट्रीट करना चाहिए और सही समझकर सारे ही जस्टिस को लेना चाहिए। आर्कमेज भी बताती है, हाँ ये 9वीं कमांडमेंट है, अगर वह पर्सन मेरी वजह से मारा जाता तो ना जाने कितने और लोग भी मेरी इग्नोरेंस की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हो जाते। और वह लड़की आगे कहती है, मैं जो कि कमांडमेंट यानी कि भगवान की एक लाइन को भी सही तरीके से ना समझ सकी, आखिरकार मैं एक हीरो कैसे बन सकती हूँ। और यहाँ पर उस पर्सन ने मेरे ऊपर दया दिखाकर मुझे एक चांस दिया है। जब मैंने वे शब्द कहे थे तो मैं मरना ही डिजर्व करती थी, लेकिन उसकी दया की वजह से मैं एक और स्टेप ले पाई अपनी डेस्टिनी की ओर। क्या यह चीज उसे एक अपोस्टल नहीं बना देती, जहाँ पर वह अभी भी हमारे एमसी को सोता हुआ उसे ही घूर रही होती है और हमारी एमसी की अच्छी नींद के लिए प्रे भी करती है। और इसी तरीके से उनका सफर आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पर वे फाइनली एक और विलेज में पहुंच चुके होते हैं। इस टाइम पर हमारा एमसी काफी ज्यादा ही सीरियस होता है और सोचता है कि इस चीज ने मेरे गेम के 3 दिन वेस्ट कर दिए, यह बेकार का कूड़ा गेम। अगर ट्रेवल करने का टाइम इतना ही लंबा होने वाला था तो फुल डाइव को तो बैन ही कर देना चाहिए था ना। मैंने उस फुल डाइव फ्लूइड को खरीदने में ना जाने कितने लाख वॉन खर्च कर दिए, क्योंकि अब चीजें ऐसी हो गई हैं तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस गेम में प्रोग्रेस करनी होगी। मेरे पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। जस्ट पर वह सिस्टम विंडो मिशन को देखता है, जहाँ पर बताया जाता है कि टेम्पल पे जाओ और वे सबसे जाकर बात करो। वह लड़की भी अलग ही जोश में होती है, वह भी कहती है कि हमने जितना अनुमान लगाया था इसमें तो काफी लंबा टाइम लग गया, अब हमें जल्दी करनी होगी और टेम्पल जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वह नोटिस करती है कि हमारा एमसी तो पहले ही वहां से निकल चुका होता है टेंपल के लिए। वह भी हमारे एमसी को रोकने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, रुको तो सही। बेचारी आर्क में भी अकेली रह जाती है। वह भी कहती है, मेरे जैसी एक ओल्ड पर्सन के लिए तुम्हारे साथ इतनी जल्दी तेजी से चलना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है। हाँ क्या करें, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। जहाँ पर हमें कुछ ही टाइम बाद हमारे एमसी को काफी सारी वेपन्स से घिरा हुआ दिखाया जाता है और यही वह वजह थी जिस वजह से आर्कमेज को अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ पर ये टेंपल के गार्ड्स होते हैं जो कि हमारे एमसी के डिमोनिक ऑरा को महसूस करने के साथ कहते हैं यह तो एक डीमन है, और अपने सारे ही वेपन्स को हमारे एमसी की तरफ कर रखा होता है। लेकिन अगले ही पल उन लोगों को समझाते हुए वह लड़की हमारे एमसी के सामने आ जाती है और अपने हीरो वाले सिंबल को भी दिखा रही होती है। वह कहती है कि यह हमारा दोस्त है, यह हमारा दुश्मन नहीं है। उस हीरो वाले निशान को देखकर तो वह बंदा भी थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। वह लड़की भी अपने नाम की शपथ खाते हुए कहती है कि यह बंदा डीमन का विक्टिम है, कोई डीमन नहीं है। वे सारे लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि हमने डेफिनेटली इससे डीमन प्रेजेंस को महसूस किया था, क्या इसे इसके बारे में नहीं पता? ऐसा हो भी सकता है, आखिरकार ये काफी ज्यादा छोटी है और वैसे भी इसे अभी अभी रेवलेशन ही तो मिला है, तो यह हमें रिपोर्ट करना होगा। तभी आर्कमेज भी समझ जाती है कि अभी इससे काम चलने वाला नहीं है, तो वह भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सभी शांत हो जाओ। क्या तुम सभी लोगों से हीरो ने नहीं कहा कि तुम अपने वेपन्स को नीचे रख दो? अब भाई आर्कमेज की बात को कौन ही मना कर सकता है, जिस वजह से वे भी परेशान हो जाते हैं और अपने वेपन्स को नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, भगवान के दूत ने कहा है तो हमें ये करना होगा, चलो हम आपको अंदर तक गाइड कर देते हैं। आर्कमेज भी हमारे एमसी को शांत करते हुए कहती है कि इन्हें नजरअंदाज करना, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। एमसी भी कहता है, मुझे पता था कि ये फालतू के लोग हैं, इसी वजह से मैंने इनको छोड़ दिया। अगर मुझे लगता कि ये बुरे लोग हैं तो अब तक ये कट चुके होते। और मन ही मन सोच रहा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाले इवेंट्स जिसमें एनपीसी आगे बढ़कर हमको बचाई, सच में कितना अमेजिंग है ये तो। और कैरेक्टर कहता है, तो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा ही मजा ले रहा होता है, उन्हें इतनी नाजुक तरीके से चलता हुआ देखकर। चीजें मजे तक तो ठीक है, शायद से गेम सच में काफी ज्यादा ही बड़ा है, इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत थकान भी महसूस हो रही है। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर अगले सीन में हम सारे विशप और हमारे एमसी की टीम को देखते हैं जो कि एक टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। एक विशप कहता है, मुझे यकीन है कि हम सभी लोगों ने इंसिडेंट के बारे में सारी जरूरी चीजें सुन ली हैं, तो अब काफी देर हो चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जाकर अपने कमरों में आराम करेंगे। और हमारे एमसी को वह ताना देते हुए कहता है, अगर आपको डाइनिंग हॉल में खाना खाना पसंद नहीं है तो आप हमसे कह सकते हो, हम आपके कमरे में ही आपको खाना भिजवा देंगे। जिस बात को हमारा एमसी भी समझ जाता है, वह भी मन में सोचता है, यह है सीधे शब्दों में मुझसे कहना चाहता है कि मुझे अपने कमरे के अंदर ही बंद रहना चाहिए और उससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्या मैं इतना निराशाजनक हूँ? अब जब कन्वर्जेशन ही बैटल की तरफ फील हो तो मुझे ऐसा सोचने से कौन रोक सकता है?
रोल प्ले करने में सच में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा थका देने वाला है। ऐसा कहते हुए वह खड़ा होता है और कहता है, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। मैं तुम जैसे पाखंडियों के घोंसले में रात बिताना नहीं चाहता। इससे अच्छा तो मैं ग्राउंड पर ही सो जाऊंगा। अब इतनी बड़ी बेइज्जती को सुनकर तो वह सब भी चौंक जाता है। जहाँ पर उसका क्वेस्ट भी अपडेट हो चुका होता है, जिसमें उसे 2 ऑप्शन आते हैं। ब्लेज में छुपे हुए उस डीमन को ढूंढ कर निकालो, जिसमें पहला ऑप्शन होता है विलेजर से पूछो, दूसरा ऑप्शन होता है कि डीमन के ट्रेसेस को ढूंढो। अब क्योंकि क्वेस्ट विंडो भी अपडेट हो चुकी होती है, तो हमारे एमसी के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती यहाँ पर रुकने की। इसकी वजह से वह वहां से जाने लगता है। आर्कमिज भी कहती है, डीमन नाइट रुको। वह लड़की भी हमारे एमसी को रोकने की ट्राई करती है और उसके हाथ को पकड़ती है, लेकिन हमारा एमसी भी गुस्से में अपने हाथ को उससे छुड़ाता हुआ कहता है, मुझे इतनी केयरलेसली होकर टच मत करो, जिससे वह परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे माफ करना। आर्कमिज भी पूछते हैं, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? वह भी बताता है कि यह तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जा रहा हूँ उस डीमन को मारने के लिए। जहाँ पर मन ही मन वह उन लोगों से माफी मांग रहा होता है, कहता है कि मुझे माफ करना गाइस, अगर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा तो इसमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा और मुझे जितना जल्दी हो सके अपने क्वेस्ट को भी कंप्लीट करना है। वे दोनों तो अभी भी परेशानी में होती है। वह लड़के भी कहती है, क्या मुझे उसके साथ भी जाना चाहिए? जहाँ पर आर्कमिज में स्माइल करती है और कहती है, तुमने सच में इस बूढ़ी औरत को शर्मिंदा कर दिया, तो कैसा रहेगा, हमें भी चलना चाहिए इंक्विस्टर। जिस बात को सुनकर वह भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है, हाँ आर्क में चलो। वे बेचारा वे सब तो पीछे से ही कहता रह जाता है, हीरो सेज। जहाँ पर हमारी आर्कमिज भी काफी कोल्ड लुक के साथ उस विजप की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन हमारा दोस्त कोई ऐसा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो कि डीमन को ऐसे ही बाहर खुला घूमने दे। जहाँ पर ऐसा कहकर वे दोनों भी हमारे एमसी के पीछे भागकर जाने लगते हैं, जहाँ पर हम खिड़की के बाहर किसी को देख पाते हैं और ये होता है एक ब्लैक क्रो, जो कि उन्हीं के ऊपर नजर रख रहा होता है और उसके बाद वह वहां से उड़ जाता है। फिर चांदनी रात में एमसी और उसकी पार्टी के दोनों लोग भी साथ चल रहे होते हैं और मन में भी सोचता है, तो अब हम एक पार्टी के तौर पर प्रोग्रेस करने वाले हैं। जहाँ पर आर्कमिज भी हमारे एमसी को सजेशन देती है, कैसे रहेगा कि अगर हम किसी विटनेस को ढूंढें और थोड़ी बहुत जानकारी निकालें। तो हमारा एमसी भी कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसको बाद तो वह आर्कमिज भी पूछती है, क्या आपको कोई आइडिया है कि आखिरकार इस बार का डीमन किस तरीके का डीमन है? एमसी भी मन में सोचता है, चाहे इसे इसके बारे में पहले से ही पता हो, फिर भी यह मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। वह लड़की भी कहती है, हाँ हमें कम से कम आपके ओपिनियंस को तो सुनना होगा ना। जहाँ पर इस बार फिर से इंक्विस्टर ने वही डंपलिंग वाला चेहरा बना लिया होता है, जिस चेहरे को देखने के बाद तो एमसी मन में सोचता है, मैं तो अभी अभी हंसने वाला था। और उसका कैरेक्टर कहता है, तुम कोई एक हीरो हो, इस बात पर भरोसा करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वह भी कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इतनी बेइज्जती तो मत करो ना। और बताओ आखिरकार यहाँ पर किस तरीके का डीमन छुपा हुआ है? एमसी भी मुंह फेरते हुए मन में सोचता है, यह हमेशा कहती रहती है, इंसल्ट किए जाने पर भी भगवान की इच्छा पर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। यह सच में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत एडमायरेबल भी है। और बताता है कि इस बार का डीमन होने वाला है ड्राउगर। वह लड़की कहती है, क्या ड्राउगर? यह नाम तो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। आर्कमिज भी कहती है, हाँ फिर तो हमें एक ऐसी जगह पर ढूंढना चाहिए जहाँ पर काफी तेज बदबू आ रही हो। लड़की भी कहती है, हाँ क्या यहाँ पर कोई आसपास कब्रिस्तान है? क्योंकि ऐसी ही जगह ऊपर वे जन्म लेते हैं। जहाँ पर आर्कमिज भी हमारे उस लड़की की तारीफ करते हुए कहती है, आपको तो इसके बारे में काफी सारी चीजों को पता है। वह लड़की भी कहती है, लेकिन मुझे तो आपसे और इस डीमन नाइट से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। जहाँ पर हमारा एमसी पूरी तरीके से इनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है, एक पिता के तरह की स्माइल को रोक पाना यह बिल्कुल भी इजी नहीं है। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा, गंभीर विचारों में खोना होगा, सीरियस विचार लाने होंगे। और मन में सोचता है, ओरिजिनल गेम में ड्राउगर के इंसिडेंट के कारण वहाँ विलेज के चर्च में काफी बड़ा करप्शन हुआ था और काफी सारे डीमन को पूजा करने वाले लोग निकले थे। मैं सोचता हूँ कि आखिरकार इस रीमेक वर्जन में क्या होने वाला है। तभी अचानक उन्हें कहीं से अजीब सी बदबू आने लगती है, जिसे स्मेल करने के बाद वे लोग भी चौंक जाते हैं। लड़की भी कहती है, मुझे कहीं से एक अजीब सी स्मेल आई है और वो स्मेल इस गली से आ रही है। जहाँ पर हमारा एमसीवी अपनी पॉकेट से निकाल लेता है एक लालटेन को, और जब वह उस लालटेन को अपने सामने आगे की ओर करता है तो वहां पर वे जिस चीज को देखते हैं उसे देखकर तो उस लड़की के भी पसीने छूट जाते हैं। वहां पर होती है एक काफी बुरी हालत की डेड बॉडी, जिसका मानो पूरा खून चूस लिया गया हो। और एमसीवी सोचता है, इस टाइम से सारी सिचुएशन एकदम अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है। इसकी भी हालत भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरह है, बाहर से भी कमजोर और अंदर से भी खोखला। छोड़ो जिसकी ऐसी हालत को देखकर तो वह लड़की भी चौंक जाती है। आर्कवेजी भी वहां से गार्ड्स को बुलाने के लिए जाने लगती है।
ताकि वे इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जा सकें। एमसीबी मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि यह स्मेल इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग को दिखाने के लिए यहाँ स्ट्रीट्स में छोड़ी गई है, लेकिन एक ड्राउगर यहाँ से गुजरते टाइम इस तरीके की बदबू को यहाँ पर छोड़ गया। उसे हंट करते टाइम मुझे काफी बड़ी इस कठिनाई को सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर वह उसके सामने बैठता है और कहता है, हम सच में काफी लेट हो गई, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तो प्लीज शांति से अपनी आंखों को बंद कर लो। जहाँ पर वह लड़की भी उसके लिए प्रे करने लगती है और अपने ही मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। एमसीबी उसे ही देख रहा होता है और सोचता है, वैसे तो मैं भगवान पर इतना भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी इसकी ये डायरेक्शन सच में काफी सही है। तभी आर्कमेज भी वहां पर आ जाती है। वह कहती है कि गार्ड्स जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग बदबू को यहाँ पर महसूस करने के बाद मुझे ये लगता है कि वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा और वह अपने किसी खतरनाक से स्पेल का यूज करने लगती है और बताती है, यह है एक ट्रैकिंग स्पेल, यह ज्यादा लंबे टाइम तक तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी काफी रहेगा। लेकिन हमारा एमसीयू उसकी बातों को सुने बिना ही वहां से सबसे पहले वहां से निकल जाता है। आर्कमेज भी उसके पीछे जाने लगती है और वह लड़की भी, जहाँ पर इंक्विजिटर भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ की डिमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई करते हुए जा रही होती है। जिसे ऐसा करता हुआ देखकर तो हमारे एमसी को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है और सोचता है, चलो एक कंपेनियन होना इतना भी बुरा नहीं है, तो ऐसे छोटे मोटे कामों को तो यही कर लेते हैं। और ऐसा कहकर उन सभी से आगे तेजी से जाने लगता है। तभी वह किसी चीज को नोटिस करके वहीं पर रुक जाता है। सामने की चीज को देखकर वे सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने आ चुका होता है एक डेड एंड। आर्कमेज भी कहती है, देखने से ऐसा लगता है कि ड्राउगर इस दीवार से आर पार निकल चुका है, हमें किसी ऊंची सी जगह पर जाकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा वहां जाने का। एमसी सोचता है, लॉजिकली देखा जाए तो यह सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन क्योंकि यह एक गेम है तो क्या मुझे वह ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर हमारा एमसी नई हरकत को ट्राई करने वाला होता है। आर्कमेज उसे देखकर परेशान हो जाती है। कहती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जहाँ पर हमारा एमसी मारता है काफी लंबी सी छलांग और आसपास की दीवारों से कूदते हुए सीधा ही ऊपर की छत के ऊपर जाने लगता है। पहले तो पगडंडी को पकड़ता है और फाइनली हमारा एमसी पहुंच चुका होता है रूफ टॉप के ऊपर। इस टाइम पर उसके रिफ्लेक्सेस और स्पीड सच में काफी अच्छी होती है। आर्कमेज और वह लड़की तो नीचे ही खड़ी रह जाती हैं, उसे ऊपर जाता हुआ देख पाती हैं सिर्फ। वे भी हैरान रह जाती हैं कि आखिरकार इस पर्सन ने ऐसा कैसे कर दिया। जहाँ पर हमारा एमसी भी ऊपर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा होता है और मनी मन काफी ज्यादा खुश होता है। वह कहता है, ये क्या, ये तो काफी मजेदार था, मैंने तो किसी भी स्किल का यूज भी नहीं किया और फिर भी मैंने इतनी लंबी छलांग मार दी। और इसी के साथ ये जो इम्पैक्ट और ये विंड रेजिस्टेंस जो मैंने महसूस किया, सच में कितना अमेजिंग था। लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर पार्कोर करने का टैलेंट हो जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता और जो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। अब रुको, मुझे पहले डीमन को ढूंढना होगा। जहाँ पर वह सामने देख पाता है उसी ट्रैकिंग मैजिक को। जहाँ पर एमसी कहता है, क्या तुम मेरे साथ कीड़े की तरह उन चीप ट्रिक्स को खेलना चाहते हो? हालांकि तुम इतना ही आगे जा सकती हो। और बिना देरी किए वह भी वहां से कूद जाता है और सभी घरों की छतों से होकर कूदता हुआ वहां से जाने लगता है। जिस सब में तो उसे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और मनी मन काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। और तभी वह किसी जगह पर जाकर अपनी सोर्ड को गड़ाते हुए कहता है, हेवन की ग्लोरी के लिए और उस मरे हुए पर्सन की रिवेंज के लिए। उसके सामने होता है वही ड्राउगर जिसके सामने हमारे एमसी ने अपनी सोर्ड को पॉइंट कर दिया होता है। वह कहता है, तुम्हारा यह बेकार का खेल यहीं पर एंड होता है। लेकिन तभी वह किसी चीज को नोटिस करता है। वह अपने पीछे देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होती। उसे तो लगा होता है कि वे दोनों अपने आप से ही प्रकट हो जाएंगे उसके पीछे और सोचता भी है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मेरे जो एनपीसी थे वे यहाँ पर लोड क्यों नहीं हुए? कम से कम उस डम्पलिंग को तो यहाँ पर भेज देना चाहिए था ना, वो प्यूरिफिकेशन कर देती, मेरे काफी सारा काम बच जाता। अब क्योंकि यह चीज एकदम 3D है तो मुझे भी नहीं पता आखिरकार अगला अटैक कहाँ से हो जाए। क्या मुझे एनपीसीज के लोड होने का थोड़ा इंतजार करना चाहिए? तभी एक बंदा परछाइयों से निकलते हुए कहता है, क्या यह वास्तव में तुम हो ग्रेट चेन? मैं भी सोच ही रहा था आखिरकार उन पाखंडी लोगों का सफाया कैसे करूं। मुझे यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप खुद चलकर यहाँ पर आ गए। ओह ग्रेट चेन, किंग आपको ढूंढ रहे हैं। और भाई ये बंदा होता है डिमोनिक कॉन्ट्रैक्टर, डीमन किंग का ही एक साथी। अब भाई उसकी बातों को सुनकर तो हमारे एमसी का भी दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। वह भी सोचता है, क्या है राजा? कौन सा राजा? और ये डिमोनिक कॉन्ट्रैक्टर मुझे क्यों बोल रहा है? क्या ये मरना चाहता है? आखिरकार गेम में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और मुझे इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? वह कॉन्ट्रैक्टर भी कहता है, अगर आपको उन पाखंडियों द्वारा कैप्चर किया गया है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओह ग्रेट चेन, चलो इस फेस्टिवल को एंजॉय करें और उन सभी को खत्म कर दें। एमसी सोचता है, ग्रेट चेन, यह नाम तो मैंने लेजेंड ऑफ हीरो गेम में भी कभी नहीं सुना। नो वे। तभी वह हाथ को नोटिस करता है जिससे उसे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके दाएं हाथ को भी तो एक डीमन ने पोजेस कर रखा है ना। जहाँ पर हमारा एमसी भी एकदम सतर्क हो जाता है उस डीमन को देखने के बाद और सोचता भी है, क्या यही डीमन की चेलों की जड़ है?